नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो यह टॉपिक पूरा जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को यह टॉपिक समझाया जा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो से अगर आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जहां आज हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां विशाल गैस और धूल के बादल हुआ करती थी, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक तारा, ग्रह, उपग्रह इसी धूल और गैस के बादल से ही बनी है। इस धूल और गैस के बादल लगातार बदलने लगे और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ने लगा, जिस वजह से इस गैस के बादल यानी सुपरनोवा में एक भयानक ब्लास्ट यानी धमाका हुआ। यह सुपरनोवा धमाका इतना विशाल और इतना भयानक था कि इस धमाके से उस गैस और धूल के बादल के सभी पार्टिकल केंद्र की ओर खींचे चले आने लगे। इस तरह से उस केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी और जिसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत बढ़ने लगा। इस वजह से आसपास के सभी मैटर्स उसके केंद्र की ओर खींचे जाने लगे। इस तरह से हमारा अपना तारा यानी सूर्य का जन्म होता है। अभी सूरज बहुत छोटी थी और धीरे धीरे इसका तापमान और गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ने लगी थी। दोस्तों, सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट एंड लाइट का जन्म होता है। ज्यादा तापमान और प्रेशर के कारण सूरज के केंद्र में मौजूद सभी एटम्स आपस में टकराते रहते हैं। इसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जिससे भारी तापमान और एनर्जी निकलती है। सूरज में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस तरह से हमारा सूरज एक बेबी सूरज से धीरे धीरे यंग स्टार में बदलने लगा था। दोस्तों, हमने यह तो जान लिया कि हमारा सूरज यानी सन का जन्म कैसे हुआ। आइए अब यह जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह और उपग्रह का जन्म एक सुपरनोवा ब्लास्ट यानी गैस और धूल के पार्टिकल्स में जो ब्लास्ट हुआ था उसी से हुआ था। हम जान चुके हैं कि इसी से सूर्य का भी जन्म हुआ। जब ये सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ था तो हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा डिस्क बन गया था और सभी मैटर्स इसके केंद्र में खींचे चले आ रहे थे। तो इस सोलर सिस्टम के केंद्र में जन्म हुआ था हमारे सूरज का, और बाकी जो धूल, मिट्टी और पत्थर जो है वो केंद्र यानी सूरज के आसपास चक्कर लगाने लगे थे। एक डिस्क की तरह ये सभी पार्टिकल सूरज का चक्कर लगाने लगे थे। दोस्तों, यह धूल और बादल तथा पत्थर के जो डिस्क जो लगातार सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहा जाता है और इसी से हमारे सभी सोलर सिस्टम के ग्रहों का जन्म होता है। यही धूल, पत्थर और गैस के बादल आपस में घूमते घूमते आपस में टकराकर एक प्लैनेट का रूप ले लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौरमंडल में सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का ही जन्म इसी धूल और गैस के बादलों से हुआ था। इसीलिए जुपिटर बाकी ग्रहों से साइज में इतना बहुत बड़ा है, क्योंकि उस ग्रह का जन्म सबसे पहले हुआ था और उसका गुरुत्वाकर्षण यानी खिंचाव की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद शनि यानी सैटर्न का निर्माण हुआ था। यदि शनि ग्रह का निर्माण दोस्तों नहीं हुआ होता तो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा बन जाता कि वो एक तारे में तब्दील हो जाता। इसीलिए जुपिटर को लोग फेल्ड स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रह एक तारा बनते बनते जरा सा चूक गया। जुपिटर और सैटर्न ग्रह के निर्माण के बाद बाकी बचे गैस
पत्थर और धूल के बादल भी आपस में टकराकर बड़े बनने लगे, या बड़े बड़े पत्थर लगातार सूर्य का परिक्रमा करते रहे और आपस में टकराते रहे, समाते रहे, जिसने धीरे धीरे घूमते घूमते एक प्लैनेट यानी ग्रह का आकार ले लिया और यह बहुत बड़े बन गए। इस तरह सभी धूल, पत्थर और गैस के बादल सूर्य का चक्कर लगाते लगाते आपस में टकराकर ग्रह बन जाते हैं। अब ये ग्रह एक खास रास्ते पर यानी ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिसे ऑर्बिट यानी ग्रह का अपना एक पथ यानी रास्ता कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में कौन मौजूद है? जिसके केंद्र में सूर्य यानी हमारा अपना तारा सूर्य मौजूद है। हमारे सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में सूर्य का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो आइए इन 8 ग्रहों के बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों, सूर्य का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला ग्रह यानी जो सूर्य के सबसे निकट मौजूद ग्रह है, वो ग्रह है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। यह सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह का अपना कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आता है। उस ग्रह का नाम है वीनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस ग्रह का भी अपना कोई सैटेलाइट यानी मून नहीं है। दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी अपनी पृथ्वी यानी अर्थ, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एक सैटेलाइट यानी एक उपग्रह मौजूद है, जिसे हम चंद्रमा यानी मून कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बाद हमारे सौर मंडल की चौथी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल ग्रह यानी मार्स। इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वेलेस मेरिनेरिस भी इसी ग्रह पर ही स्थित है। दोस्तों, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाएं हैं, जिसे फोबोस और डेमोस भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह यानी सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के बारे में, जिसे हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे द गैस जाइंट भी कहा जाता है। यह इतना बड़ा है कि माना जाता है कि इस ग्रह में करीब 10 लाख पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय दानव यानी गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के अभी तक ज्ञात 95 उपग्रह यानी चंद्रमाएं हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी गैनीमेड सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अब जानते हैं हमारे सौर मंडल का 6वां सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह, जिसे सैटर्न कहा जाता है यानी शनि ग्रह। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह का खोज किया था। यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ एक वलय यानी रिंग मौजूद है। जून 8 2023 के मुताबिक शनि ग्रह के वर्तमान में कुल 146 उपग्रह यानी चंद्रमा है, जिसमें सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है टाइटन। बारी है सौर मंडल की 7वें ग्रह, जिसका नाम है अरुण यानी यूरेनस। इस ग्रह की खोज 1781 में हुआ था और इस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। इस ग्रह के कुल 28 उपग्रह यानी चंद्रमाएं मौजूद है। हमारे सौर मंडल के 8वें ग्रह का नाम है वरुण यानी नेपच्यून। यह ग्रह सूरज की परिक्रमा करने में कुल 168 वर्ष लगाता है। यानी दोस्तों, अगर आप नेपच्यून ग्रह में हैं, तो पृथ्वी का 168 ईयर वहाँ केवल 1 साल ही होता है। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह के कुल 16 उपग्रह यानी चंद्रमाएं मौजूद हैं।
दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे सौर मंडल में प्लूटो नाम का भी एक नवा ग्रह मौजूद है, लेकिन 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया। दोस्तों, हम जिस आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में रहते हैं, उस आकाशगंगा को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इस गैलेक्सी में करीब 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। बात किया जाए हमारे सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 525 उपग्रह और 7,78,897 कॉमेट्स और 417 धूमकेतु, धूल और मिट्टी मौजूद हैं। वहीं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक में मौजूद और एक गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमने जितना हो सके उतना बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को हमारे सौर मंडल के उत्पत्ति, सूर्य और ग्रहों के उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये नॉलेज, ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट देखना आपको पसंद आ रहा है, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे इस चैनल में नए विजिट कर रहे हैं, तो हम अभी सीख रहे हैं, इसीलिए हमें सपोर्ट जरूर करें और सीखते रहें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप आपका सपोर्ट बनाए रखें और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।